हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कि जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स चैप्टर से हम आप लोगों का 30 से 40 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा एक एक करके। और दूसरा बात ये बता दें हम कि आप लोग सब जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को बता दें कि जिससे कि आप लोग जब चैप्टर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे उसमें कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बताएं तो सबसे पहले जेनेटिक्स का परिभाषा जान लेते क्या है। जेनेटिक्स हम उसे कहते हैं जो गुण माता पिता से बच्चों में जाता है उससे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ये आसान भाषा में समझिए, जो गुण माता पिता से होकर बच्चों में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं या उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागत या इनहेरिटेंस और जीवों में होने वाले विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं और उसमें किस प्रकार विभिन्नता आती है, इसका विज्ञान अध्ययन अनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, इसका विज्ञान क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाती है यानी जेनेटिक्स कहलाती है। इसमें यही बताया गया है कि जो गुण माता पिता से होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जैसे कि आप में जो गुण आया आपके माता पिता के जो गुण है वो कुछ न कुछ आप लोगों में है। ठीक है, और आपके माता पिता में जो गुण है उसका भी जो आपके माता पिता के पिता होंगे उसका थोड़ा बहुत गुण होगा, यानी बहुत कुछ मिलता है कुछ नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं देखना है कि नहीं मिलता तो नहीं हो, तो कुछ ना कुछ गुण होता है, या माता का होगा या पिता का गुण होगा तो होगा। ठीक है, यही बात बताया कि जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और जो विभिन्नता पाई जाती है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स को आप लोग समझ गए डिफिनेशन। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या बताया। अगला पॉइंट में बताया गया कि मुख्य बिंदु है। ठीक है, ये जो बुलेट पॉइंट है जो मुख्य बिंदु लगाए है वो शब्द जो आप लोग पूछे जाते एग्जाम वही सब लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिए जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1906 में किया था। ठीक है, ये एग्जाम आता है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप लोग क्या बताइए, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विलियम बेटसन ने 1906 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात हो गया है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विलियम बेटसन 1906 ईस्वी में किया है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कुछ कुछ मूल पॉइंट है जो वर्ड है वो हम बता दें, जैसे कि यहाँ दिया गया जीन। ठीक है, जीन का क्या काम है, वंशागति के मूल इकाई यानी जेनेटिक्स की मूल इकाई क्या है, जीन है। ठीक है, वंशागति का मूल जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। ठीक है, और ये जीन जो ट्रांसफर होता है माता पिता से किसके द्वारा होता है, वो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, ये क्रोमोसोम के द्वारा जीन का ट्रांसफर होता है। यही लिखा गया, जीन का वहन करने वाली संरचना यानी जीन को जो ट्रांसफर करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ जो पदार्थ ट्रांसफर होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए ट्रांसफर होता है, माता पिता का डीएनए बच्चों में जाता है तो बच्चों का माता पिता लक्षण बच्चों में दिखने को मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यही दिया गया अनुवांशिक पदार्थ, ये सब आप लोग समझ गए। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि क्रोमोसोम यानी, ये तो आप लोग को बता दिए। ठीक, अगला पॉइंट दिया गया है कि लक्षण, जैसे कि डीएनए जब ट्रांसफर होता है तो क्या क्या दिखता है, लक्षण दिखता है। ठीक, इनहेरिटेंस कैरेक्टर दिखता है। ठीक, कैरेक्टर दिखता है, जीन की संरचना और कार्य दिखता है, म्यूटेशन दिखता है, और क्या दिखा, वंश वृक्ष और वंशानुक्रम दिखता है। यानी वंश का एक माता से दूसरे जैसे कि माता पिता से बेटे में गया, फिर जब बेटा जब पिता बनेगा तो उसका भी गुण जाएगा उसके अपने बेटे में। ठीक है, यही यहाँ दिया गया। ठीक है, वंशा वृक्ष और वंशानुक्रम। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, गेरगर मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग अनुवांशिकी के नियम बताए थे, यानी अनुवांशिकी का जो पता लगाया किस पौधे पर लगाया था, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है,
तो आप लोग याद रखने योग्य बात यहाँ भी है कि सबसे पहले किस पौधे पर जेनेटिक्स का प्रयोग किया था, आनुवांशिकता का प्रयोग किया गया था, मटर के पौधे पर किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ से चालू होता है क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हम बता दें। ठीक है, तो हम आप लोग सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोग सभी प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, ऐसे नहीं कि जवाब नहीं दीजिएगा सिर्फ देखते रहिएगा, उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आप लोग 10 से 20 सेकंड हम आप लोग को समय देंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि क्रोमोस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक, ए ऑप्शन में दिया गया है कि वाल्डियर द्वारा किया गया था, बीम दिया कि लीडेनहोल्ड द्वारा दिया गया था, सीम दिया कि सटन द्वारा दिया गया था, और डीम दिया कि स्टीन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था जीन शब्द क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जीन क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वाल्डियर ने किया था। किसने किया था, वाल्डियर ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम 46 होते हैं वह कौन सा कोशिका है। ठीक, ए में दिया गया है आपका क्या यकृत की कोशिका, बी में दिया गया स्नायु की कोशिका, सी में दिया गया है शुक्राणु कोशिका, और डी में दिया गया है अंडाणु कोशिका। ठीक है, यानी सबसे बड़ा सेल कौन सा मानव शरीर में जिसमें क्या 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 46 होते हैं, वो कौन सा है, अंडाणु कोशिका होते हैं। कौन सा होता है, अंडाणु कोशिका होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न में पूछा गया सामान्य मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो मानव शरीर में जो कोशिका उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है कितना आपका 24 दिया गया, बी में दिया गया है 44, सी में दिया गया 46 और डी में दिया गया 48। इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ठीक, सभी स्टूडेंट लगभग इसका सही उत्तर दिए है। ठीक, इसी प्रश्न का सभी स्टूडेंट ने 100% इसका उत्तर दिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, कितने क्रोमोसोम होते हैं मानव कोशिका में, 46 क्रोमोसोम होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है जीवन में गुणसूत्र और यौनिक पद्धतियों का अधिक महत्व किसमें है। ठीक है, एम दिया गया है कवक में होता है, बी में दिया गया शैवाल में होता है, सी में दिया गया पादप जगत में, डी में दिया गया जंतु जगत में होता है। किसमें सबसे ज़्यादा उपयोग महत्व होता है यौनिक पद्धतियों का। इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या होगा, जंतु द्वारा। ठीक है, जीव जंतु में किसका क्या होता है, यौनिक पद्धतियों का सबसे अधिक महत्व है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जीवन विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका प्रतिपादित किसने की। ठीक, यानी जीवन विकास उत्परिवर्तन की भूमिका यानी म्यूटेशन जो बताए थे। ठीक है, उत्परिवर्तन की भूमिका प्रतिपादित किसने की। ए ऑप्शन में दिया गया है कि अब आनुवांशिक निर्धारणवाद द्वारा, बी में दिया है कि जैविक निर्धारणवाद द्वारा, डी में दिया गया डार्विन द्वारा और सी में दिया गया डार्विन द्वारा और डी में दिया गया ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा जीवन विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका प्रतिपादित किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा किया गया था। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा जीवन विकास उत्परिवर्तन का प्रतिपादित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया कि जीवों का विशेष वर्ग जिसमें संकरों का जीन बनते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जीवों का जो विशेष वर्ग होता है और उसमें जो संकुरों छोटे छोटे जो जीन बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, पहला ही ऑप्शन में पूछा गया आपका जीन पूल। ठीक, पहला ऑप्शन पूछा गया जीन पूल, उसके पूछा गया है कि जीनोटाइप पूछा गया है, सी में पूछा गया फिनोटाइप और डी में पूछा गया इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जीवों के जो विशेष वर्ग में संकुरों के जो जीन बनते उसे क्या कहते हैं, उसे जीन पूल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के देखने से लगता है कि सही आंसर आपको मिल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है
जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी जीवन की उत्पत्ति कौन से, यहाँ होगा कौन से महासागर में हुई थी। ठीक है, एक गलती लिखा है यहाँ पे, जीवन की उत्पत्ति कौन से महासागर में हुई थी। ठीक है, यहाँ महासागर दिया गया, देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी जीवन की उत्पत्ति कौन से महासागर में हुई थी बताइए। ए ऑप्शन में दिया गया आपका अटलांटिक महासागर में, बी में दिया गया प्रोटेरोजोइक महासागर में, सी में दिया गया कि प्राइमर्डियल महासागर में, और डी में दिया गया है पेलियोजोइक महासागर में। ठीक है, तो कौन से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, प्राइमर्डियल। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा, प्राइमर्डियल महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी मानव 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 जो उत्पत्ति हुई थी कौन से महासागर में हुई थी, वो प्राइमर्डियल महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, इसमें पूछा गया 8वां प्रश्न में दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस युग में। ठीक है, यानी उसमें पूछा गया था मानव की उत्पत्ति कौन से महासागर में हुई थी, क्योंकि मानव की उत्पत्ति जीव उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सागरों से हुई थी, महासागरों से हुई थी, तो वही यहाँ पूछा गया था, जो इसका आंसर क्या था, प्राइमर्डियल, यहाँ क्या हुआ था, प्राइमर्डियल महासागर। ठीक है, ये था करेक्ट आंसर। अगला पूछा गया है कि आपसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस युग में हुआ था। ठीक है, कौन से युग में जीवन की उत्पत्ति हुआ था, तो अगला ए ऑप्शन में दिया गया पेलियोजोइक में, बी में दिया गया मायोसीन में, सी में दिया गया प्रीकैम्ब्रियन में, और डी में दिया गया ऑर्थोसीन में। इसका जो करेक्ट कौन सा आंसर होगा, सभी उत्तर देंगे। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, मगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए कम से कम, जिससे कि आप लोग अगर टकरा जाए तो छोड़ के नहीं आए। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो सब ने जवाब दे देगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डीप लिए है, जिससे कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति किस युग में हुआ था, प्रीकैम्ब्रियन में हुआ था। ठीक है, प्रीकैम्ब्रियन में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास का सही क्रम क्या है। ठीक है, मानव विकास का जो सही क्रम है वो क्या है, यानी मानव विकास किस तरफ विकसित किया है, मानव जो बना किस तरफ विकसित किया है। एम दिया गया पहले मानव, उसके बाद उभयपद, उसके बाद पक्षी, उसके बाद मानव। ये तो होगा नहीं, पहले मानव थोड़ी बनेगा। यही पूछा कि मानव विकास का सही क्रम क्या है, यानी मानव वाला का काट दीजिए। ठीक, ये नहीं होगा, पहले मछली, उसके बाद उभयपद, उसके बाद पक्षी, ठीक, उसके बाद मानव। ये पक्षी मानव ये रखने देते। सीम दिया गया है कि कीट, सरीसृप, पक्षी और मानव। ठीक, डीम दिया गया मछली, उसके बाद उभयपद, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद पक्षी, उसके बाद मानव। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा। ए तो ऑप्शन काटे थे, बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर होगा इसका। इसका जो सही उत्तर बनेगा स्टूडेंट क्या होगा इसका, सबसे पहले मानव का विकास किसमें, सबसे पहले मछली बना, उसके बाद मछली किसका रूप लिया, उभयपद का, उभयपद किसका रूप लिया, सरीसृप का, सरीसृप पक्षी का, उसके बाद किसका विकास हुआ, मानव का विकास हुआ लास्ट में। ठीक है, पहले मछली का विकास हुआ, उसके बाद उभयपद का हुआ, उसके बाद सरीसृप का हुआ, उसके बाद पक्षी का हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन है। ठीक है, वर्तमान मानव निकटतम का पूर्वज कौन है। एम दिया गया क्रो-मैग्नन, बी में दिया गया जावा, सी में दिया गया पेंगिन, और डी में दिया गया, देख लेते हैं नीचे है, डी में दिया गया है निएंडरथल दिया गया। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सभी आंसर देंगे। इसका जो वर्तमान मानव का जो निकटतम पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नन है। कौन है, क्रो-मैग्नन है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले 2 पैर पर चलने वाला मानव पूर्वज कौन था। ठीक है, इसका जो सही ए ऑप्शन क्या दिया, क्रो-मैग्नन दिया गया था, बी में दिया गया निएंडरथल, सी में दिया गया पेंगिन, और डी में दिया गया कि जावा। सबसे पहले 2 पैर पर चलने वाला मानव पूर्वज कौन है, 2 पैर पर चलने वाला मानव पूर्वज सबसे पहले कौन है, जावा है। कौन है, जावा हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, जावा जो
जवा जो जीव है वो सबसे पहले 2 पैर पर चला था। ठीक, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव जाति का सबसे निकट संबंधी किससे है। यानी इसमें देखिए नीचे दिया गया है जीवों का नाम और ऊपर में पूछा क्या है सबसे निकटतम संबंधी किससे है। ए में दिया है कि चिंपैंजी से संबंधित है, बी में दिया है कि गोरिल्ला से संबंधित है, सी में दिया है कि औरंग उटान से संबंधित है, डी में दिया है कि गिब्बन से संबंधित है। किससे संबंधित है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मानव जाति सबसे निकट संबंध किससे है, ये तो सभी स्टूडेंट का सही उत्तर आया है। इसका सही उत्तर आया सभी स्टूडेंट का। ठीक है, चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। ठीक है, सबसे निकटतम संबंधी किससे है? चिंपैंजी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक निग्रो लोग किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया यूरोप महाद्वीप में, बी में दिया गया अमेरिका महाद्वीप में, सी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, डी में दिया गया अफ्रीका महाद्वीप में। सही उत्तर क्या है उसका? निग्रो लोग किस महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में निग्रो लोग पाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मेंडल ने संतानों में प्राप्त लक्षणों को किस नाम से अभिहित किया, यानी अभिव्यक्त किया। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हुआ है। मेंडल ने संतानों में प्राप्त लक्षणों के किस नाम से अभिव्यक्त किया है। ठीक, ए में दिया गया प्रभुत्वशाली से, बी में दिया गया अप्रभुत्वशाली से, सी में दिया गया अनुवांशिकी से, डी में दिया गया दवीन गुणित से। सही आंसर क्या होगा इसका? सही जो आंसर होगा उसका मेंडल संतानों प्राप्त लक्षण ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? अप्रभुत्वशाली से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभुत्वशाली से किया है, यानी लक्षणों को किस नाम से अभिव्यक्त किया गया था? प्रभुत्वशाली से किया गया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सूचियों का सही संयोजन कीजिए। जीव विज्ञान एवं कार्य, यहाँ क्या दिया गया है? जीव विज्ञान एवं कार्य, यानी ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। डी में दिया गया दूसरा ऑप्शन दिया गया डीएनए 2 कुंडलियों का जुड़ना, और तीसरा में क्या दिया गया है? ग्रिफ्ट यानी बैक्टीरिया में परिवर्तन, और फॉर्म क्या दिया गया? जैकब एंड मोनाल्ड। ठीक है, यहाँ इसमें जो दिया गया आपका सही मिलान क्या होगा इसका? सही जो इसका ऑप्शन होगा क्या होगा? इसका जो सही होगा डीएनए। ग्रेगर मेंडल तो अनुमान ग्रेगर मेंडल क्या किया था? वो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यहाँ डीएनए 2 कुंडलियों का जोड़ना होता है। ठीक है, डीएनए क्या हो गया इसका? 2 कुंडलियों का होता है। 2 कुंडली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डीएनए का। तो यही पूछेगा डीएनए किस डीएनए का कार्य क्या है? 2 कुंडलियों को जुड़ना होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वप्रथम अनुवांशिकी प्रेरणा किसने दी थी। सर्वप्रथम जो अनुवांशिकी की प्रेरणा किसने दी, जेनेटिक्स की प्रेरणा सबसे पहले किसने दी थी। ठीक है, ए में दिया मेंडल, बी में दिया गया है मॉर्गन, सी में दिया गया वाटसन, और डी में दिया गया ओसॉर। सर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मेंडल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेंडल। ठीक है, मेंडल ने अनुवांशिकी की सबसे पहले प्रेरणा दी थी, जो कि मटर के पौधे को प्रयोग किया था, सबको पता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, सूची मिलाने को छोड़ दीजिए। उसमें भी टाइपिंग गलती किया तो 1 2 3 कर दिया, तो इसमें भी देखिए कुछ गलती की। जीन एंजाइम सही से नहीं, इसको छोड़। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि किस पौधे पर की। ठीक, ए में दिया गया है इस्लियम, बी में दिया गया मटर,
और सी में दिया गया गेहूँ और डी में दिया गया सरसों। ठीक है, इस प्रश्न का जिसको जवाब नहीं आएगा वो समझो कि अवतरित हुए सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका उत्तर देंगे। लगभग सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर सही दिए है। ठीक, तो किस पे किया था, मटर के पौधे पे किया था प्रयोग। ठीक है, मेंडल ने अपने सिद्धांत को पुष्टि किस पौधे पे की थी, मटर के पौधे पे की थी। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए की खोज किसमें हुई थी। ठीक है, यानी डीएनए की खोज किसमें हुई थी, बैक्टीरिया में हुई थी, ईस्ट में हुआ था, या स्पर्म में हुआ था, या रक्त के श्वेत कणों में हुआ था। किसमें हुआ था, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। डीएनए की खोज किसमें हुआ था, रक्त के श्वेत कण में हुआ था। किसमें हुआ था, व्हाइट ब्लड सेल में हुआ था। किसमें था, रक्त के श्वेत कणों में डीएनए का खोज हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, डी इसका सही उत्तर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है अनुवांशिकता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। एम दिया है कि एरिस्टोटल, बी में दिया गया गैल्टन, सी में दिया गया मेंटल और डी में दिया गया है डार्विन। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसका, अनुवांशिकता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, मेंडल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए संरचना का पता किसने लगा। डीएनए की जो संरचना होती है, दो कुंडली जो होते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, ये इस तरह से डीएनए का संरचना होती है। इस तरह की संरचना किसने पता लगाया, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या दिया गया, एच.एफ. माइजर, डी में दिया गया W.L. जोहानसन, सी में दिया गया J.D. वाटसन एवं H.C. क्रिक और डी में दिया गया D.G. थॉमसन। सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। इसमें लगभग 60 से 70% बच्चा क्या किया है, सही उत्तर दिया है। ठीक है, इसका जो डीएनए संरचना का पता किसने लगाया था, J.J. वाटसन एवं H.C. क्रिक ने डीएनए संरचना का पता लगाया था। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका, सी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एड्स रोग उत्पादन करने वाले वायरस कौन सा है, यानी किसका है, यहाँ कौन सा होगा। ठीक है, इसको कर दीजिए, यहाँ होगा कौन, यानी यहाँ वायरस कौन सा है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ किसका है नहीं, यहाँ कौन सा होगा। एड्स रोग उत्पन्न करने वाला वायरस कौन सा है। ए में दिया गया हर्पीज वायरस, बी में दिया गया हेपेटाइटिस बी वायरस, सी में दिया गया HIV वायरस, डी में दिया गया इन्फ्लुएंजा वायरस। इस प्रश्न का जवाब सभी स्टूडेंट बहुत फास्टली दिया और सभी सही उत्तर दिए। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। HIV वायरस से है, HIV वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग इतना पढ़ाएंगे कि आप लोग पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। इतना बार बोलेंगे ना, आप लोग सिर्फ सुनिए ध्यान से, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एड्स किस पर आक्रमण करता है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो एड्स जो है किस पर आक्रमण करता है, RBC पर करता है, बी में जाएगा मांसपेशियों पर करता है, सी में जाएगा लिम्फोसाइट पर करता है और डी में जाएगी गुर्दों पर करता है। किस पर एड्स आक्रमण करता है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एड्स किस पर आक्रमण करता है, लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। ठीक है, एड्स किस पर आक्रमण करता है, लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए एवं आरएनए को प्रोटीन से जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए को प्रोटीन से जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है। ए में दिया गया डीएनएज कहलाता है, बी में दिया गया आरएनएज कहलाता है, सी में दिया गया लिंकेज कहलाता है और डी में दिया डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीएनए में आरएनए को जो प्रोटीन से जोड़ने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि
आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए में प्रतिलेखन कहलाता है। यानी आनुवांशिक सूचना को डीएनए से आरएनए में प्रतिलेखन जो करता है, यानी प्रतिलेखन मतलब क्या कि डीएनए से सूचना जो आरएनए तक ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, एम दिया गया क्या, अनुवंशन यानी ट्रांसक्रिप्शन, बीम दिया गया ट्रांसलेशन, सीम दिया गया ट्रांसलोकेशन और डीम दिया गया ट्रांसडक्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए में जो प्रतिलेखन हुआ तो उससे हम क्या कहलाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एमआरएनए के संदेश से प्रोटीन बनाना कहलाता है, यानी मैसेंजर। एमआरएनए का मतलब क्या होगा, मैसेंजर। एम का मतलब मैसेंजर हुआ, मैसेंजर आरएनए के संदेश से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है, एफ संदेश के प्रतिलेखन कहलाता है, बीम दिया गया है अनुवाद कहलाता है, सीम दिया गया अनुवांशिक कोड कहलाता है, या डीम दिया गया उत्परिवर्तन कहलाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए के संदेश से जो प्रोटीन बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अनुवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोटीन बनाने हेतु 3 बेस का समूह कहलाता है, यानी प्रोटीन बनाने वाले 3 बेस का समूह क्या कहलाता है। ठीक है, एम दिया गया एंटीकोडन कहलाता है, बीम दिया गया मिथियोनिन कहलाता है, सीम दिया गया कोडोन कहलाता है और डीम दिया गया ट्रिपलेट कहलाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनाने हेतु जो 3 बेस कोड का समूह जो बांधते उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोडोन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्षारक अनुक्रम डीएनए में आनुवांशिक सूचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलामेंटेटिन करता है, मिथियोनिन करता है, ट्रिपलेट करता है या न्यूक्लियोटाइड करते हैं, कौन करता है इसका। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट करते हैं। ठीक, कौन करता है, ट्रिपलेट करते हैं। यानी क्षारक अनुक्रम डीएनए में आनुवांशिक सूचना का जो प्रतिनिधित्व करता है कौन करता है, वो ट्रिपलेट करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मैसेंजर आरएनए आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन में अनुवाद कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं। इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम देगा प्रतिकृत पर, राइबोसोम पर, साइटोप्लाज्म पर या माइटोकॉन्ड्रिया पर। यानी मैसेंजर आरएनए से आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन में अनुवाद, प्रोटीन में जो अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए प्रोटीन पर जो आनुवांशिक सूचना का को प्रोटीन में अनुवाद करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म पे होता है। ये किस पर होता है, इसके कहने का मतलब हो गया जो मैसेंजर आरएनए से आनुवांशिक सूचना जो होता है प्रोटीन में, जो प्रोटीन पर जाकर जो चीज होता है उस अनुवाद जो बनता है उससे किस पर होता है, वो साइटोप्लाज्म पे होता है। ठीक है, किस पे होता है, वो साइटोप्लाज्म पर होता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख ले। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि तो रेट्रोवायरस यानी HIV आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता किस एंजाइम से करता है। ठीक है, रेट्रोवायरस HIV को क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। HIV कौन से वायरस के कारण होता है, यानी रेट्रोवायरस से, ये भी यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, HIV कौन से वायरस के कारण होता है, रेट्रोवायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV तो एक वायरस है ना, और वायरस कौन सा वायरस है, तो रेट्रोवायरस है। ठीक, कौन सा वायरस, HIV कौन से वायरस के कारण होता है, रेट्रोवायरस के कारण। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो रेट्रोवायरस यानी HIV आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता किस एंजाइम से करता है। एम दिया गया है कि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा करता है, बीम दिया गया डीएनए लिंकेज के द्वारा होता है, या सीम दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा होता है, या डीम दिया गया एंडोन्यूक्लियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये आरएनए से डीएनए बनने की क्षमता किस एंजाइम के द्वारा होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका, सी इसका सही आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव जीनोम का मूल आकार होता है, यानी मानव जीन का मूल आकार कितना होता है। ठीक है, 10 पावर 2 × 10 पावर 4, 10 पावर 2 × 10 पावर 6,
सी में दिया 10 पावर 2 10 पावर 8 इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो मानव जीनोम का जो कुल आकार होता है क्या होता है 10 पावर 2 से 10 पावर 6 होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिस्पर Cas90 प्रोटीन कार्य करता है, इसका क्या है, डीएनए को कोटोन में संपादित करना, कोशिकाओं की झिल्ली पहचानना, सी में बैक्टीरिया में प्रोटीन बनाना और डी में कोशिका को नष्ट करना। ठीक है, तो क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन का कार्य क्या है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है क्या होता है, डीएनए कोटोन को संपादित करना होता है। क्या काम होता है, डीएनए कोटोन को संपादित करना इसका काम होता है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है। ए ऑप्शन दे डीएनए, उसके बाद मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, बी में दिया गया डीएनए, फिर दिया आरएनए, फिर दिया गया प्रोटीन। सी में दिया गया डीएनए आरएनए या लिपिड, डी में दिया गया डीएनए आरएनए या एंजाइम। सही क्रम क्या है प्रोटीन संश्लेषण का, इसका जो सही क्रम होगा प्रोटीन संश्लेषण का, पहले डीएनए होगा, उसके बाद एमआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, उसके बाद प्रोटीन होगा। ठीक है, ये जो सीरीज है ये प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ए इसका सही उत्तर होगा। 35 नंबर का ए आंसर सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए दोहरी कुंडली संरचना किससे बनी होती है। सॉरी, इसमें पूछा कि डीएनए दोहरी कुंडली संरचना किसने दी। ए में दिया ग्रिफिथ, बी में दिया गया वाटसन में क्रिक, सी में दिया गया मेंडल और डी में दिया गया डार्विन। इसके ये तो डीएनए दोहरी कुंडली संरचना किसने दी, डीएनए को वो तो पता, वाटसन के डीएनए को बताया था, खोज किया था उसने वाटसन में क्रिक ने। और ये दोहरी संरचना जो होती है वो किसने दी थी, ये दी थी, किसने दी थी, मेंडल ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, मेंडल ने डीएनए दोहरी कुंडली संरचना दी थी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लास्ट प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न रहने देते हैं, ये दोनों प्रश्न कर लेते, उसके बाद हम यहीं क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में स्टॉप कोडोन कौन से है। ठीक है, एम के ये सब क्या कोडोन जो प्राय 3 अक्षर का कोडोन होता है, वो 3 अक्षर जो होता है वो क्या होता है, कोडोन होता है डीएनए में। ठीक है, एम दिया गया यूजीए कोडोन, बी में दिया गया एयूजी कोडोन और यूएए कोडोन, सी में दिया गया यूएए कोडोन, यूएजी कोडोन और यूजीए कोडोन। ठीक है, और डी में दिया गया एयूजी और यूएजी कोडोन। कौन सा कोडोन होगा प्रोटीन स्टॉप में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में स्टॉप कोडोन कौन सा है, इसका जो सही आंसर होगा कौन सा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएए, यूएजी और यूजीए प्रोटीन संश्लेषण में स्टॉप कोडोन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर हो गया। 36 नंबर परिवर्तन और लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम। उत्परिवर्तन किसमें होता है, यानी म्यूटेशन किसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ए में दिया गया आरएनए में म्यूटेशन होता है, बी में दिया गया जीनोम में होता है, सी में दिया गया प्रोटीन में होता है, या डी में दिया गया साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो म्यूटेशन होता है किसमें होता है, जीन में होता है। ठीक है, किसमें होता है, जीन में होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगला प्रश्न हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री से लेकर आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन सा टॉपिक का रहेगा वो हम बता देंगे आपको जब पढ़ाएंगे। तो जब अगला सेशन होगा तो हम कौन सा क्या चीज़ लेकर पढ़ाने वाले आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एएनएम का बैच लेना चाहते हैं तो फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल का नाम है, और आप लोग को नीचे में हम क्या कमेंट में लिख देंगे मोबाइल नंबर, उस पर जाकर आप लोग कॉल करके क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑफलाइन ऐप पे क्लास चलता है वो उसका। ठीक, और ये क्लास जो चलाते हैं वो चंदन सर चलाते हैं, चंदन सर भी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग एएनएम को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए, और हम लोग आप लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। इस क्लास में तैयार रहने तब तक ले जय हिंद। चलिए।